हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्जाम के लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेज लेकर के आ रहा हूं। इंडियन ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन था आपका संज्ञा और समास, वो भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब अपन जो है आगे बढ़ रहे थे और उसमें आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे थे किसके बारे में दोस्तों, केमिस्ट्री के अंदर आपके सामान्य जीवन में यानी कि डेली लाइफ के अंदर यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे उनके बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको उनको डिटेल से बता दिया है। जो कंपाउंड्स मैंने बताए हैं उतने कंपाउंड आप रट लीजिएगा, उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बचेंगे वो अपन क्वेश्चंस के अंदर जो है कवर अप करते जाएंगे। अब अपने कंपाउंड वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ और आपको बता दूं दोस्तों, नौकरी प्रोजेक्ट में अगर कोई जुड़ना चाहता है तो आज ही हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है हमारे जो YouTube पर अवेलेबल पूरा वीडियो है कि नौकरी प्रोजेक्ट क्या है और क्या है ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइड वगैरह कर रहा हूँ, तो आप उससे जुड़ करके अपनी तैयारी को निश्चित तरीके से ही सफलता प्राप्त करने की ओर बढ़ा सकते हैं। अब आज अपन बात करेंगे कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और इनके जो प्रमुख यौगिक है यानी मेटल, नॉन मेटल और देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, यानी कि आपको आज हम बताने वाले हैं टोटल कितने तत्व पाए जाते हैं, उस तत्व में से कितने कृत्रिम है, कितने प्राकृतिक है और कितने उसमें धातु है, कितने उसमें अधातु है, कौन सा धातु पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा हल्का धातु है, कौन सा जो है भारी धातु है, कौन सा सुचालक है, कौन असूचालक है, आघात वर्धनीय कौन है, क्रियाशील कौन है, अधिक क्रियाशील कौन है। इस टाइप से पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं और हर एक धातु के जो कुछ अयस्क हैं, कुछ यौगिक हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा रहे। अपन NaCl के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं। NaOH के बारे में, फिर विरंजक चूर्ण, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, तो आपके ब्लीचिंग पाउडर के बाद बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था किसके बारे में दोस्तों, धावन सोडा। धावन सोडा के बाद में अपन ने पढ़ा था लास्ट में कल प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के बारे में। चलिए अब आप अपनी कॉपी के अंदर कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो ये सब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो लिखते जाइएगा। तो पहली जानकारी आप लिखिएगा कि कुल ज्ञात तत्व, ठीक है, मतलब कि अभी तक जो है कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं। तो आपको बता दूं 118 तत्व अभी तक ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है। उसमें से जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं और जो हमें कृत्रिम रूप से मिल रहे हैं वो कितने हैं, तो प्राकृतिक रूप से जो हमें तत्व मिल रहे हैं वो है 98, यानी बचे हुए जो 20 तत्व है वो हम कृत्रिम रूप से बना रहे हैं या हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपको बता दूं कि 118 में से जो धातु तत्व हैं वो कितने हैं, तो धातु तत्वों की संख्या, तो जो धातु तत्व है वो कितने हैं, तो धातु तत्व है 91। कितने हैं, 91 है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अधातु कितने होंगे, अधातु तत्व, तो अधातु तत्व है 27। कितने हैं, 27 है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो सबसे हल्का धातु तत्व है वो कौन सा है, ये पूछे जाते हैं। तो लिखिए सबसे हल्का धातु तत्व, ठीक है। तो सबसे हल्का जो धातु तत्व है वो है लिथियम। कौन सा है, लिथियम है, जिसका प्रतीक होता है Li, ठीक है। ये प्रतीक भी याद रखने जरूरी है, इनके जो चिन्ह होते हैं वो। फिर आपका द्रव धातु, वैसे आप पढ़ोगे कि धातु लगभग सभी ठोस अवस्था में ही होते हैं, लेकिन एक धातु है जो द्रव अवस्था के रूप में पाया जाता है और वो है हमारा पारा, ठीक है। कौन सा है, पारा। पारा यानी कि मरकरी यानी Hg। इसके बाद में द्रव अधातु कौन सा है, तो द्रव
अधातु तत्व। तो अधातु जो तत्व है वो है आपके ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। और ब्रोमीन यानी कि Br। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखिएगा आगे। तो नेक्स्ट अपने आ जाता है कि विद्युत का जो सुचालक है अधातु वो कौन सा है? विद्युत का सुचालक अधातु। तो सुचालक अधातु हो जाएगा आपके ग्रेफाइट। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व। तो सबसे अधिक जो आघातवर्धनीय तत्व है वो कौन सा होता है? सोना होता है। आपने साइंस अगर पढ़ी होगी, 10th क्लास तक भी पढ़ी है, तो आपको पता होगा एक रदरफोर्ड का प्रयोग होता है जिसके अंदर अल्फा कणों का जो है बॉम्बार्डमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो है सोने की परत ही यूज में ली जाती है। सोने की परत इसलिए यूज में ली जाती है ताकि उसे जितना अपने लंबा करना हो उतना ज़्यादा खींच करके उसे पतला किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व। तो आपका वो हो जाएगा फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन यानी कि F। ठीक है, ये याद रखेंगे। सबसे अधिक ये क्या है? क्रियाशील अधातु तत्व है। और नेक्स्ट आ जाता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व। क्रियाशील धातु तत्व। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो है वो है आपका सीजियम। क्या है? सीजियम, CS। ठीक है, सीजियम। इसके बाद में आपके आ जाता है नेक्स्ट अपने मानव शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो धातु है वो तो आपको वैसे पता ही होंगे, तो वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि अपना कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, हड्डियों और दांतों में पाए जाने वाला धातु कौन सा है ये लिख लीजिए, या तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। ठीक है, ये लिख लो। हड्डियों व दांत में पाया जाने वाला तत्व, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है वही अपने दांत और हड्डियों के अंदर पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अपने जो है धातुओं के बारे में और भी कई चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। ये तो केवल एक धातु और अधातु के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो बताए हैं, और तत्व के बारे में। तो टोटल तत्व कितने पाए जाते हैं? 118, जिसमें से प्राकृतिक रूप से 98 और कृत्रिम रूप से 20। धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 91। अधातु कितने हैं? 27। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव अधातु है ब्रोमीन। आपका विद्युत का सुचालक अधातु होता है ग्रेफाइट। अधिक आघातवर्धनीय तत्व जो है या धातु जो है वो है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन, और क्रियाशील धातु है सीजियम। और हड्डियों और दांतों में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है अपना कैल्शियम। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं अपने धातु के बारे में। तो आप लिखिएगा धातु। ठीक है,
तो धातु की डेफिनेशन जो होती है वो एक तो याद रखनी है, क्योंकि कई बार तो इसी से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जो क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर जो तत्व है वो आपका कैसा बन जाए, धनायन बन जाए। तो फिर ऐसे जो भी आपके तत्व होंगे उनको अपन क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे कि आपका कार्बन, गोल्ड यानी सोना, चांदी, टीन, सीसा, लोहा, पारा, एंटीमनी, ये सभी जो है आपके धातु हैं। इसी प्रकार से वर्तमान के अंदर लगभग मैंने आपको बता दिया 90 धातु पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 90 धातुएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब अपन जो है धातु के कुछ गुण लिख लेंगे जो अपने आगे काम आ सकते हैं। तो आप लिखिएगा, चलिए क्या लिखेंगे, धातु के गुण। तो डायरेक्ट लिखिए गुण। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो धातु का गुण आता है वो आ जाता है कि ये जो है कैसी होती है, तो आघात वृद्धनीय होते हैं। धातु जो होती है वो कैसी होती है, आघात वृद्धनीय होते हैं। ये याद रखिएगा, आघात वृद्धनीय का मतलब होता है कि आप जो है मान लीजिए आपने ऐसी कोई एक गोलाई में रॉड ले ली और आप उसको जो है हथौड़े से पीटते हो। क्या करते हो? हथौड़े से पीटते हो। अब जब आप इस हथौड़े से पीटोगे तो ये इस टाइप से चौड़ी होकर के क्या बन जाएगी, परत के रूप में या चद्दर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गई बात? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? चद्दर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा जिस भी धातु के अंदर गुण होगा उसे अपन आघात वृद्धनीय कहते हैं, और ऐसा सभी लगभग धातुओं के अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो आघात वृद्धनीय धातु है वो है आपका सोना यानी कि गोल्ड, और उसके बाद में आपके है चांदी। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आपके आ जाता है कि धातुएं जो है वो तन्य होती हैं। क्या होती है? तन्य होती हैं। तो लिखिएगा, धातुएं तन्य होती है। ये तन्य होने का मतलब यही है कि आप उसे जो है खींच सकते हो। क्या कर सकते हो? खींच सकते हो और लंबा कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम 100 मिलीग्राम, केवल 100 मिलीग्राम चांदी लें और उसे अगर खींचते हैं तो लगभग 200 मीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। कितना? 200 मीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। इसके बाद में ये जो है जितनी भी अपने धातु हैं वो चमकीली होती है। ठीक है, तो चमकीली होती है, ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। और इसीलिए धातुओं को धातुई चमक वाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटेलिक लस्टर भी कहा जा सकता है। चौथा आपके पॉइंट आ जाता है, धातुओं का जो घनत्व होगा, यानी जो ये मेटल होते हैं इनका घनत्व, धातुओं का घनत्व उच्च होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद में पांचवा पॉइंट आ जाता है कि जितनी भी धातुएं हैं वो लगभग सभी धातुएं आपके ऊष्मा यानी कि हीट और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है।
ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और चांदी जो है वो सबसे अच्छी ऊष्मा और विद्युत दोनों की ही क्या है, चालक है। और जो सीसा होता है वो सबसे कम है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लें कि चांदी ऊष्मा व विद्युत की सर्वोत्तम, सबसे अच्छी, सर्वोत्तम चालक व सीसा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो चांदी जो है वो ऊष्मा और विद्युत की सर्वोत्तम चालक है और सीसा जो है वो सबसे कम चालक होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो धातु आघात वर्धनीय होती है, यानी आप उसे जो है आघात करके उसको जो है आप मार के वर्धनीय यानी बढ़ा सकते हो, वृद्धि कर सकते हो। धातु तन्य होती है, चमकीली होती है, धातु का घनत्व उच्च होता है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। चांदी जो है वो ऊष्मा और विद्युत की सर्वोत्तम चालक है और सीसा सबसे कम चालक है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद में आपको कई सारी चीज़ें और भी है जिसके आप जो है इसके क्या कह सकते हो, रासायनिक गुण, ये सभी अपन ने लिखे तो भौतिक गुण है। रासायनिक गुण भी इसके अंदर होते हैं कि ये जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर आदि से क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर सकती है। समझ में आ गई बात। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट धातु हैं जैसे कि सोडियम है आपका। ठीक है, तो सोडियम के बारे में आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने बता दिया, सोडियम कार्बोनेट बता दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। और कुछ जो रह गए हैं वो अपन यहाँ पर जो है इनके एलिमेंट लिखते जा रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। जैसे कि पहला अपने आ जाता है ग्लोबर सॉल्ट। क्या है, ग्लोबर सॉल्ट है। ग्लोबर सॉल्ट जो होता है वो सोडियम का ही एक यौगिक है जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और 10 क्रिस्टलन जल के अणु इसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इसे ग्लोबुलर सॉल्ट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है और इसकी कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है, इतना ही याद रखें। ठीक है, इसके बाद में एक आपके आ जाता है सोडियम परऑक्साइड जो कि पीले कलर का होता है। क्या, सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड जो कि होता है Na2O2 और ये पीले रंग का होता है। ये याद रखा है, ठीक है, पीले रंग का। ये जरूर याद रखें कि ये कैसा होता है, पीले रंग का होता है सोडियम पर ऑक्साइड। इसके अलावा तीसरा आपके आ जाता है चिली सॉल्ट पीटर। क्या आ जाता है, चिली सॉल्ट पीटर। और ये जो चिली सॉल्ट पीटर होता है इसे अपन सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, चलिए चौथा आपके आ जाता है सोडियम थायो सल्फेट। तो जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3.5H2O। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट जिसे अपन Na2S2O3.5H2O कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके आ जाता है बोरेक्स। क्या आ जाता है, बोरेक्स, या बोरेक्स को ही सुहागा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुहागा कहा जाता है।
इसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O, ठीक है, Na2B4O7.10H2O सुहागा या बोरेक्स कहा जाता है। इसके अलावा एक और आ जाता है इसी का, ये सोडियम का ही यौगिक है, कैल्गन। क्या आ जाता है? कैल्गन। और कैल्गन को कहा जाता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, यानी कि Na3PO3 ये है आपका कैल्गन, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट ये इसका नाम है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। इसके अलावा नेल्सन एक सेल होता है, उस सेल का जो उपयोग है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ जो है इम्पोर्टेंट और भी आपके आ जाते हैं यौगिक, उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये सोडियम के कुछ और जो है कंपाउंड थे। ऐसे ही अपने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह के भी कुछ छोटे छोटे से कंपाउंड होते हैं जो आपने भी पढ़ रखे होंगे। नहीं भी पढ़े तो टेंशन नहीं लेना है, आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अब देखो ऐसे छोटे छोटे हर एक कंपाउंड को लिखवाएंगे तो अपना क्लास में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आ चुके होंगे या इनसे रिलेटेड जो जो चीज़ें आई होगी तो वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा वहाँ भी जानकारी दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने सिलेबस के अंदर होते हैं और लेकिन वो 11-12 की चीज़ों से मेंस जो है रिलेटेड होते हैं, तो वो चीज़ें अभी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा तो वो पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अपन जो है ये धातुओं के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त कर ली है, इसके रासायनिक गुणों को अपन ने पढ़ लिया है और इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो देख लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अधातु वे सभी तत्व हैं जो धातु की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करने वाले को उपधातु कहा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल धातु, अधातु और उनके यौगिकों के बारे में कहा गया है, तो अपन धातु और अधातु के बारे में ही पढ़ेंगे। ज़्यादा अपने को जो है एडवांस होशियार नहीं बनना है। और मैं आपको बता भी दूंगा उपधातु कौन से होते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा रिलेटेड कभी पूछा गया है 2013-11, तो वो जो मैं क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा आपको, मॉडल पेपर्स करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, MCQ करवाऊंगा, तब आपके वहाँ पर जो है ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अधातु क्या होते हैं। तो अधातु के अंदर आप लिख लीजिए कि वे सभी तत्व जो धातु की तरह व्यवहार नहीं करते, यानी जो धातु जैसे नहीं है वो सभी अधातु ही कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें आप क्या याद रख सकते हो? तो और इसमें आप याद रख सकते हो कि अधातु वे होंगे जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? तो वो कहलाते हैं अधातु। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो होते हैं आपके धातु, ठीक है। अब अधातु कौन कौन से हैं? तो अधातु होते हैं आपके जैसे हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा आपके आ गया कौन सा? तो कार्बन आ जाएगा। कार्बन के अलावा आपके कार्बन के अपरूप वगैरह अपन ने सब पढ़ ही लिए हैं। फिर आपका सिलिकॉन हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगी, नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, सल्फर हो जाएगा। इसमें अब सल्फर वगैरह में बहुत सारी चीज़ें अपन पीछे पढ़ भी चुके हैं। हेलोजन हो जाएगा, ठीक है। फिर अक्रिय गैसें जितनी भी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये सब उत्कृष्ट गैसों के उदाहरण हैं। तो ये सब आपके जो है आपके किसके अंदर आ जाएंगे? अधातु के अंदर आ जाएंगे। और मैं अब आपको बता देता हूं उपधातु के बारे में कि उपधातु क्या होते हैं, ठीक। तो उपधातु वे होते हैं जो धातु प्लस अधातु दोनों के गुण रिप्रेजेंट करे,
धातु प्लस अधातु। ठीक है, धातु और अधातु दोनों के ये रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बता दूं उप धातुओं की संख्या केवल और केवल 7 है। कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है तो देख लो, याद कर लेना अभी ही। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये सभी जो मैंने लिखवाए हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 7 क्या है आपके? ये 7 के साथ है आपके उपधातु, जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये आपको याद रखने, क्योंकि सीधा सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, तो आप वहां टिक करके आ सकें। कौन कौन से हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये याद रख लीजिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। क्लियर है? तो आपका जो टॉपिक दे रखा था धातु, अधातु और इसके प्रमुख यौगिक, तो यौगिकों के बारे में मैंने आपको पहले भी जो महत्वपूर्ण बताए हैं, जैसे कैल्शियम का बता दिया, पीओपी के बारे में आपको सोडियम के बता दिए। ठीक है, तो वही सब वह भी तो धातु अधातु के ही यौगिक है भाई, तत्व ही तो है सोडियम और कैल्शियम, और ये क्या है अल्टीमेटली। ठीक है ना? तो और भी आपको मैंने सोडियम के कुछ और तत्व यौगिक भी बता दिए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट काम में आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी रह गई होगी, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, कोई यौगिक पर्टिकुलर है उसका रासायनिक नाम वगैरह, तो वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी टाइप के और क्वेश्चंस मैं क्वेश्चंस के साथ में ही करवाने वाला हूं, वहीं पर कवर होगी। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन अगर देखें तो मेरी तरफ से मैंने आज जो है आपको केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है। मेरा एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि देखिए आपके साइंस का कितना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, उसमें अपन डिटेल से और बात करेंगे कि साइंस में और क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, तो आज अपने केमिस्ट्री का पोर्शन भी कंप्लीट। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार छोटी सी शायरी लेकर के आया हूं कि रस्म की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है, तुझको भी भुलाया जा सकता है, तुझे भूल कर देखा तो पता चला कि आदतों को भी छुड़ाया जा सकता है, तुझे भूल कर देखा तो पता चला कि आदतों को भी छुड़ाया जा सकता है। तो आप भी अपनी कोई अगर गंदी आदत है तो उसे छुड़ाइए, और उसे छुड़ा करके एक अच्छी आदत, पढ़ाई की आदत लगाइए, और डेली कंटिन्यूसली 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना पढ़ रहे थे उसे 5-10 मिनट 15-20 मिनट आगे बढ़ाते रहिए। धीरे 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 आपकी पढ़ने की, आपकी सिटिंग पावर, आपके बैठने की पावर बढ़ेगी, और आप लोग एक दिन निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त करेंगे। और आपके पास में जो अब समय कम रहा है, तो कम समय के अंदर भी आपको जो है अब लगातार, अब आप भी जानते हैं कि सफलता किस पे डिपेंड करेगी? जो कम समय के अंदर ज्यादा मेहनत करेगा। सीधी सी बात है, कम समय में ज्यादा मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो जल्दी से लग जाइए और मेहनत करते रहिए। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। कैसी भी ये परिस्थितियां हो, घर की परिस्थिति बुरी हो, चाहे आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं हो, चाहे अपनी शारीरिक मानसिक कैसी भी परिस्थितियों में हो, आप लगातार चलना सीखिए, लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।